पूछते हैं, अनंत श्री, आप कहते हैं समझ पर्याप्त है, अगर समझ लो तो रूपांतरित हो जाओगे। आपकी बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन फिर भी रूपांतरण नहीं घट रहा है। शायद आज के मन के लिए ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो हमारा ये आधुनिक मन विकसित हुआ है। इसमें हमें अक्सर लगता है कि बात समझ में आ गई, इसलिए बहुत सारे लोग खोज बंद कर देते हैं, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल सीकिंग। तो वो खोज नहीं करते क्योंकि उनको लगता है हाँ बात तो पता है, बात समझ में आ रही है, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, रूपांतरण नहीं हो रहा है, जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये समस्या प्राचीन मन के साथ नहीं थी, ये आधुनिक मन के साथ घटना घटी है। द न्यू माइंड, उसको लगता है कि उसकी समझ में सब आ गया है, क्योंकि जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, उसका विकास बहुत हुआ है। और उस चेतन मन के तल पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी बातें हमें पता हैं। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन जो रूपांतरण है इसका संबंध उस नॉलेज से भी कहीं गहरा है। ये तुम्हारे आत्मिक इंटरनल गहरे तल से है। बातों के समझ में आने के कई तल होते हैं, डिफरेंट लेयर्स, जैसे शायद तुम्हें पता है या नहीं पता है। जब तुम बात करते हो मन, तो तुमको लगता है कि शायद एक ही मन कोई है हमारे भीतर, बट इट इज़ मल्टी लेयर्ड। माइंड इज मल्टी लेयर्ड। कुछ मोटे मोटे विभाजन हम जानते भी हैं, अवचेतन, अचेतन, अतिचेतन के, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे विभाजन हैं, छोटे छोटे। कुछ टेम्परेरी एक्टिविटी है माइंड की, कुछ उससे डीप है, कुछ उससे डीप है, बहुत सारे तल हैं। जिसे तुम कहते हो बात समझ में आती है, ये बहुत ही ऊपरी तल पर है, सुपरफिशियल, स्टैलो माइंड। उसको लगता है कि बात तर्क से पकड़ में आ गई, लेकिन रूपांतरण तर्क से पकड़ी गई बात से नहीं होता। रूपांतरण होता है गहराई में पकड़ ली गई बात से, जो तुम्हारे प्राणों में उतर जाए, जो तुम्हारे अंतरतम का हिस्सा बन जाए। जैसे जीवन की कुछ घटनाएं तुम्हें गहराई में ले जाती हैं, तुम उनसे कुछ सीखते हो, वो तुम्हारे अंदर तुम्हारे व्यक्तित्व की कुछ रूपरेखाएं निर्मित कर देती हैं और तुम वैसे ही हो जाते हो। ऊपर से तुम कैसी भी बातें करो, लेकिन उसके अंदर तुम्हारा एक व्यक्तित्व है, जो तुम्हारे अनुभवों ने और उन अनुभवों से तुम्हारे अंदर पैदा हो गई जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह की भी अंडरस्टैंडिंग है, उसने उसे निर्मित किया है। जीवन में जो बात तुम्हारे गहरे अनुभव में आ जाती है, वो तुम्हें बदलती है। इसका अनुभव सबको है। समझ में आना किसी बात को तीव्रता से देख लेना है, सीइंग विथ टोटल अवेयरनेस, एंड दैट सीइंग इज ट्रांसफॉर्मेटिव।
कृष्णमूर्ति जी अक्सर कहते थे, सीइंग इज द डूइंग, यानी कि जो देख लिया वो तुमने कर दिया। अगर तुमने इंटेंसिटी से, सजगता से, होश से किसी भी बात को देखा, वो तुम्हारे अंदर उतरी तो क्रिया प्रारंभ हो गई। तुम्हारे प्रलोभन, तुम्हारे भय तुमसे ऐसे ही तो कार्य कराते हैं। तुम्हारे ऊपर भय हावी हो और तुम्हारे शरीर को कपना है, या तुम्हें भागना है, या तुम्हारे चेहरे का सफ़ेद पड़ जाना है, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जानी है, इसका तुम कोई प्रयास नहीं करते। भय की तरंग ने तुमको पकड़ा और सारी क्रियाएं प्रारंभ हो गई। भय की परिस्थिति को तुमने देखा, रिस्पांस शुरू हो गए। तुम या तो भाग निकले, या तुम फ्रीज हो गए वहीं पर, या तुम्हारे तरह तरह के साइकोसोमैटिक रिस्पांस एक्टिवेट हो गए। लेकिन तुमने इन्हें जानबूझकर तो नहीं किया, क्योंकि भय की घटना तुम्हें कहीं गहरे में ले गई। तुम्हारे अंदर छुपी हुई जो वृत्तियां थीं उसने उनको उभारा। इसलिए अगर एक भय का ही भाव किसी व्यक्ति को पकड़े तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं करेगा व्यक्ति। जो उसने अपने पूरे जीवन भर इकट्ठा की हैं आदतें, और जो समझ और जो कंडीशनिंग उसके अंदर आई है, वो उसके अनुसार ही रिस्पॉन्स करेगा। तुम्हें कोई वासना पकड़ ले, तुम उसके पीछे पीछे चल देते हो। ये तुम्हारे चेतन चुनाव नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारे गहरे तलों से पकड़ते हैं। तुम्हारे मन के जो गहरे तल हैं वहाँ से उभर कर वो तुम्हारे ऊपर छा जाते हैं, वो तुम्हें आच्छादित कर लेते हैं, तुम्हें घेर लेते हैं चारों तरफ से। समझ ऐसी ही घटना है कि तुम कभी किसी सद्गुरु को सुनते सुनते अचानक एक समझ से भर सकते हो और तुम्हें लगेगा कि यस, दिस इज इट, यही है, और तुम बदल जाते हो। या तुम फिर प्रकृति के पास हो और निर्मल मन से हो, तो प्रकृति की घटना, हर घटना तुम्हें बदलने की संभावना रखती है। तुम उसे देखते देखते बदल सकते हो। समझ एक बिजली की कौंध की तरह आती है और तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है, तब तुम वैसे नहीं रहते। अभी तो ऊपरी तल पर समझ का रिश्ता बेचैनी से भी है। जैसे कोई प्रश्न तुम्हें कितना बेचैन करता है, उससे अंतर पड़ता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तुम्हारे संबंधों में बिखराव है, तो तुम्हें बेचैनी कहीं ज़्यादा होती है। तुम्हारी नींद भी डिस्टर्ब होती है, तुम ठीक से सो नहीं पाते, क्योंकि जीवन उथल पुथल से भरा है। यहाँ तक कि तुम्हारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में, तुम तब भी ठीक से सो नहीं पाते, जो कि मामूली सी बात है। नहीं हुआ है तो हो जाएगा। जो काम नहीं हुए, या तुमको कल कोई ड्रेस पहननी थी, आज तैयार नहीं है और बेचैनी हो गई है और तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रूपांतरणकारी, जो ट्रांसफॉर्मेटिव समझ है, वो पहले आती है तुम्हारे अंदर एक प्यास की तरह, एक प्रश्न की तरह, एक क्वेस्ट की तरह, और तब वो तुम्हें झकझोरती है, तुम्हें विचलित करती, बेचैन करती है। तुम थोड़ी देर के लिए अपरूटेड हो जाते हो, तुम्हारी जड़ें हिल जाती। क्या ऐसा कभी होता है? अगर ऐसा होता है तो इसका अगला पड़ाव गहरी समझ का है, जो तुम्हारे चेतन तलों को पार कर तुम्हारे मन की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश करेगा और तुम्हें बदलेगा। अभी तो बात आई और गई हो जाती। कई बार लोग मेरे पास प्रश्न लेकर आते हैं, तो जानबूझकर मैं उनके प्रश्न का उत्तर
तुरंत नहीं देता। कभी तुरंत दे देता हूँ, कभी तुमने इधर से कागज़ पकड़ा है मैंने उधर से दे दिया। कभी तो तुमने देखा होगा प्रश्न में 3-3 महीने 6-6 महीने बाद भी लेता हूँ। लेता तभी हूँ जब प्रश्नकर्ता सामने ही होता है। आमतौर से कोशिश यही रहती है। अब देखना ये होता है कि क्या उतनी देर तक वो अपने प्रश्न पर टिका रहा। कई बार तो तुम पूछते इधर से हो और जवाब की तैयारी ही नहीं होती, तुम उधर से कहीं और शामिल हो जाते हो। जब तुम्हारी तैयारी इतनी फीकी है, इतनी मध्यम है, इतनी शैलो है, तो तुम सोचते हो ये समझ बदलेगी। कोई प्रश्न अगर तुम्हें झकझोरता रहे महीनों, और तब जब उसका समाधान तुम्हारे अंदर उतरेगा तो तुम्हें लगेगा कि कुछ बदला। और वो समाधान शब्दों का नहीं होगा, वो बौद्धिक नहीं होगा, वो अस्तित्वगत होगा, एग्जिस्टेंशियल होगा। वो एग्जिस्टेंशियली तुम्हारे अंदर एंटर कर जाएगा। तो पहले तो प्यास को बढ़ाना है, अपने प्रश्नों को तलाशना है। समझ किताबी नहीं है, समझ बौद्धिक नहीं है, नहीं तो तुम उसमें उलझ जाओगे। काफ़ी वक्त हुआ एक मित्र आए थे मेरे पास, कहने लगे कि मैं नो माइंड हो गया हूँ, आपका क्या कहना है। मैंने कहा मैं ध्यान में गहरे प्रवेश कर चुका हूँ और मैं नो माइंड हो गया हूँ। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? इतने समझदार तो आप सब लोग हो गए हैं कि इट इज़ दैट माइंड जो कह रहा है कि मैं नो माइंड हूं, बट यू आर क्रिएटिंग डिसेप्शंस। क्योंकि तुमने नो माइंड का दर्शन पढ़ लिया है, तुमने बहुत सारे दर्शन सीख लिए हैं और तुमको लगता हाँ ऐसा हो गया है। लेकिन वैसा क्या सचमुच में हो गया है या वो क्या होता है, इसकी तड़प तुम्हारे अंदर है? अगर वो तड़प है तो रूपांतरण तो होगा ही। बौद्ध धर्म जब भारत से चीन गए भगवान बुद्ध की देशनाओं को लेकर, तो अपने ही ढंग से देशनाओं को उन्होंने रखा, बड़ा परिवर्तन आया। कहते हैं एक वक्त आया कि बौद्ध धर्म दीवार की तरफ मुंह करके बैठने लगे। किसी से कुछ कहा नहीं, वो आते थे। अब देखिए हम लोग कितने शरीफ एटमॉस्फेयर में हैं, आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। कैसा लगेगा कि अगर मैं इधर बैठ जाऊं और उधर बोलना शुरू करूं, आप लोग इधर बैठे रह जाएं। बौद्ध धर्म दीवार की तरफ मुंह करता था, सारे जो सीकर्स थे, डिसाइपल्स थे, वो उधर बैठते थे। अब बौद्ध धर्म बड़ा ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के गुरु थे, एक शेर की तरह। तो लोग अक्सर उनसे कुछ पूछ नहीं पाते थे। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों आप दीवार की तरफ क्यों बैठ रहे हैं, क्या समस्या है। लेकिन शिष्यों ने इंटरप्रिटेशन प्रारंभ किए। उन्हें कहा कि दीवार की तरफ बैठने का इतना ही अर्थ है कि हम लोग दीवार जैसे हैं, तो दीवारों से बात करना ही है तो सीधे सीधे दीवार से ही बात करी जाए। एक अर्थ में बात ठीक भी है, ये तर्क सबकी समझ में भी आया। किसी ने उससे ये नहीं कहा कि हम लोगों की तरफ मुखातिब होकर बोलिए, और वो बैठकर लोग सुनने लगे। ज़्यादातर स्पीकर ऐसे ही होते हैं, ये बिल्कुल विज्ञापन के जगत की तरह। उनको जो खिला दो वो खा लेते हैं, जो पिला दो वो पी लेते हैं, जो सुना दो वो सुन लेते हैं। शहर में सर्कस आया तो सर्कस दिखाते हैं, कोई मूवी आ गई तो मूवी दिखाते हैं। कोई भी चीज़ अगर हल्ला गुल्ला मचा दिया जाए तो तुम उसे रिसीव कर लेते हो, तुम ये बिना सोचे हुए कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए।
तुम्हारा कोई चॉइस नहीं है। मैकेनिकली तुम पूछते ही नहीं कि ऐसा क्यों है, प्रश्न नहीं खड़े करते। हमारे अंदर प्रश्न खड़े करने की क्षमता बहुत कम है। ये हमारी आलोचना नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। इसको जानते ही हम संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को खोज सकते हैं कि घटना अगर हो रही है तो हम उसको स्वीकार करने के बजाय पूछें कि भाई ऐसा क्यों है। अब बोधि धर्म दीवार की तरफ मुंह करके बोलने लगे तो किसी ने नहीं पूछा कि क्यों, अपना इंटरप्रिटेशन हो गया, कन्विंसिंग आंसर था तो लोग सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए। फिर कहते हैं कई वर्ष बीत गए, बोधि धर्म का एक शिष्य हुई के उसका नाम था, वो कहीं बाहर की यात्रा पर था और हुई के आया। उसने बोधि धर्म से कहा कि आप मेरी तरफ मुखातिब होकर बात करें। बोधि धर्म ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक बोधि धर्म की गोद में आकर कुछ गिरा। बोधि धर्म खून से नहा गए। उन्होंने देखा एक हाथ कट कर उनकी गोद में आकर गिरा है। हुईके ने अपना एक हाथ काट कर उनके ओर फेंक दिया और बोला कि अब मुड़ जाइए, नहीं तो मैं बस गर्दन काटने वाला हूँ। बोधि धर्म तुरंत मुड़े। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। और अब वो ज्ञान जो मुझे हस्तांतरित करना था, ट्रांसमिट करना था, मैं तुम्हें ट्रांसमिट करता हूँ और मैं जाता हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। हुईके ने कहा कि आप इतने दिन दीवार की तरफ बोलते रहे, कभी मुखातिब क्यों नहीं हुए? बोधि धर्म ने कहा हुईके की तरह किसी ने मुझे मुखातिब होने के लिए कहा भी तो नहीं। इंटेंसिटी, समझ के लिए तैयारी, तीव्रता वो बदलती है, केवल इंटरटेनमेंट नॉलेज नहीं बदलता। अगर हम केवल ज्ञान का एंटरटेनमेंट की तरह उपयोग कर रहे हैं तो वो हमें कभी नहीं बदलेगा। जब प्राण इतने प्यासे हो जाएं कि जीवन और मृत्यु की बात उठ जाए, जीवन दांव पर लग जाए, नहीं समझ में आया तो जीवन संकट में है, जब इतनी अंदर तड़प हो जाए तो एक वाक्य बदल देता है। एक वाक्य का एक छोटा सा इशारा बदल देता है। अष्टावक्र और जनक के बीच की घटना तुम्हें पता ही है। पंडितों की महासभा जनक ने बुलाई और ब्रह्म चर्चा प्रारंभ हुई। अष्टावक्र के पिता भी उसमें भाग लेने गए हुए थे। अष्टावक्र छोटा सा बालक, उस समय किशोर अवस्था में। उस किशोर को सूचना मिली कि तुम्हारे पिता उस शास्त्रार्थ में हारने वाले हैं। जनक सुन रहे हैं। अष्टावक्र को लगा कि पिता को बचाना चाहिए पराजय से, तो वो उस सभा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, सारी पंडितों की सभा हंस देती है। तो अष्टावक्र बस एक बात कहते हैं जनक से और जनक रूपांतरित हो जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम इन चमारों की सभा में ब्रह्म चर्चा कर रहे हो। ये केवल चर्म के, चमड़ी के पारखी उस ब्रह्म के बारे में बताएंगे। मुझे देखकर ये क्यों हंसे? मेरा शरीर टेढ़ा है, मैं कुरूप हूँ। एक वाक्य कहते हैं, जनक
खिड़की के टेढ़े मेढ़े होने से क्या आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? जनक ने सभा विसर्जित कर दी, जनक रूपांतरित हो गए। फिर जो संवाद है अष्टावक्र और जनक का, जिसकी बड़ी महिमा है, बड़ा ही गूढ़ संवाद है, वो तो केवल एक विस्तार है, लेकिन घटना तो बस उसी क्षण घट गई। जनक प्यासे थे, जनक के अंदर ईमानदारी थी, ऑनेस्टी थी, एक घटना ने बदल कर रख दिया। ऐसे ही जापान की एक और घटना है। एक ज़ेन साध्वी च्यूनो मटकी लेकर अपने सिर पर पानी भरकर ला रही है। पूर्णिमा की रात है। उसने मटकी नीचे उतारी, देखा चांद का उसमें प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा सुंदर लगा। उसने उसको सामने पकड़ लिया, चांद के प्रतिबिंब को, उसके रिफ्लेक्शन को वो निहारती हुई आगे बढ़ने लगी। अब ये तरीका ही गलत था मटकी पकड़ने का। जो होना था वही हुआ, वो लड़खड़ाई, मटकी हाथ से छूटी, टूटी, बिखरी और च्यूनो इनलाइटेंड हो गई। क्या हुआ? उसने कहा कि मटकी टूटी, पानी बहा, उसके साथ चांद भी बह गया। रिफ्लेक्शंस, कंडीशनिंग्स, जो कलेक्शंस हमारे अंदर थे, जो स्यूडो लेयर्स थी, सब एक साथ बह गई। इतनी इंटेंसिटी, समझ की तीव्रता, देख पाने की क्षमता कि जो वास्तविक नहीं था वही तो टूटता है, जो वास्तविक नहीं है वही तो बहता है, और कुछ टूटने बहने का उपाय नहीं, जो है वो तो हमेशा है। उस क्षण उसको दिखाई दे गया। इस छोटी सी घटना से वो रूपांतरित हो गई। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती, हम नहीं बदलते क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी है अगर गहरे उतरने की, तो बदलने से तो कोई रोक नहीं सकता। कई बार मैं मित्रों से कहता हूं कि ध्यान में तुम कभी ना जाओ, ये उचित है, लेकिन गलत तरह से ध्यान में जाओ, आधे अधूरे ध्यान में जाओ, वो तुम्हारे लिए खतरनाक है। क्योंकि तुम आधे अधूरे जाओगे, आधे मन से, आधी शक्ति से, तो उसका एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा जो तुम्हारे लिए एक श्रृंखला बना देगा, और तुम फिर कभी भी उस गहराई में उतर नहीं पाओगे। प्यास को बढ़ने दो। और कई बार तो बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे विज्ञापन भी कहते हैं, कोई विज्ञापन भी तुम्हारा शायद यही कहता है, प्यास को बढ़ने दो। तो प्यास जब बढ़ती है और उसके बाद जब तुम्हारे अंदर एक बूंद गिरती है, तो क्रांति हो जाती है, रूपांतरण हो जाता है। जो मित्र साधना में गहरे प्रवेश कर रहे होते हैं, उनको मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ना बंद कर दो। तो कहते हैं फिर क्या आपका लिटरेचर पढ़ें? मैंने कहा लिटरेचर मात्र मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं। बंद इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि अपना वाला जारी करना है। कई बार लोग बंद इसलिए कराते हैं कि अपना वाला जारी करना है। तो ये वाला प्रोडक्ट बंद करो तो मेरा वाला प्रोडक्ट लेना शुरू करो। नहीं, द वेरी प्रोडक्ट, उसको ही तुम्हें स्टॉप करना है ताकि प्रोजेक्शंस बंद हो जाएं। फिर क्या होता है कि तुम्हारे अंदर मौलिक घटनाएं प्रारंभ होती हैं। अगर कच्चे मन से, बिना तैयार मन से कोई गहरी बात पढ़ लेता है, उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। साइंटिफिकली इट इज़ नॉट इन माइंड, इट इज़ इन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो क्रिएट हो जाता है, जैसे फोटो तुम्हारे डिजिटल इम्प्रेशन पर क्रिएट होती है, ऐसे ही वो समझ। और फिर अगर बहुत ही तुम सौभाग्यशाली ना हो, कोई बड़ी क्रांतिकारी घटना ना घट जाए, तो तुम उसी समझ के सहारे चलते रहते हो। एक समझ तुम्हारे अंदर बन गई जो तुम्हारे
शैलो माइंड से क्रिएट हुई थी, तुम उसी को लेकर फिर चलते रहते हो, फिर और गहरे नहीं जाते, क्योंकि तुमको लगता है वो तो बात समझ ही ली थी, उसमें और गहरे जाने की ज़रूरत क्या है। तुमने तो मान लिया कि समझ में आ गई थी। अगर समझ में आ ही गई थी तो रूपांतरण हो जाना चाहिए था, नियम तो यही है समझ का। तो बात समझ में नहीं आई है सच, वस्तुतः वो समझ में नहीं आई, पहले तो इसका स्वीकार। अगर तुम सचमुच में बहुत चीज़ें जानते रहे हो तो तुम्हें बदल जाना चाहिए, तुम्हें उस बोध को उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो अपने अंदर ये ईमानदारी नहीं, ये चीज़ें बोध नहीं ला रही, तो तुम्हारे अंदर एक बेचैनी आएगी। ये कह पाना कि मैं बहुत जानता हूँ लेकिन बोध नहीं है, बड़े साहस की मांग करता है। सस्ता रास्ता है कि तुम गुरु बन जाओ, तो सारी झंझट से बच जाते हो। फिर तुम समझाने लगते हो, लोग समझने लगते हैं, तुम्हें बोध वगैरह की झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं। अब लोग भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये तो तुम जानते ही नहीं। ये खेल चलता रहता है। तो अक्सर जो लोग कम प्यास से भरे होते हैं वो शिष्य बनने से पहले गुरु बन जाते हैं, क्योंकि वो एक सेफ वे है। अब कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं, और जब 8-10 लोग तुम्हारे पैर छूने लगेंगे, तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे, तो तुमको भी लगने लगेगा कि ज़रूर मुझको पता ही होगा, तभी लोग ऐसा करते हैं। अक्सर गुरुओं को शक रहता है कि पता है कि नहीं पता है, इसीलिए तुम देखोगे कि वो शिष्यों को पकड़ के रखते हैं। अक्सर मेरे पास कल्ट सिंड्रोम से पीड़ित लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मुझे वहाँ नहीं जाने देते, तो कोई कहेगा वो मुझे अपने से बाहर नहीं जाने देते। मैंने क्यों? अब क्यों का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उनको बचाए रखना है। तो सामने वालों को देखकर उनको यकीन आता है कि मैं जानता होऊंगा। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में फ्लैटरिंग करने वाले लोग इकट्ठे कर लिए जाते हैं। अक्सर तुम देखोगे कुछ पॉलिटिशियन होंगे, कुछ किसी भी जगह के लोग होंगे, तो अपने से कम प्रतिभाशाली लोगों को वो अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, जो उनकी फ्लैटरिंग करते रहें, ताकि वो कन्विंस रहें कि जो वो जान रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अक्सर बाहरी जगत में भी लोग अपने से प्रतिभाशाली व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो फिर तुम्हारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है, तुम्हारी अज्ञानता को दिखाता है, तो तुमको लगता है कि नहीं। आध्यात्मिक तल पर भी यही होता है कि तुम धीरे धीरे उसके शिकार हो जाते हो। ये उथली समझ है। गहरी समझ ईमानदार है, या तो रूपांतरण या फिर कुछ नहीं। क्या इस बात के लिए हम तैयार हैं? सोचना पड़ता है इस बात पर। अगर हम इस बात पर तैयार हैं कि बोध होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या बोध की प्रक्रियाओं और उसके संदर्भ में तरह तरह की जानकारी इकट्ठी कर लेना पर्याप्त है। जानकारियों से अगर काम बन रहा हो, यानी रेसिपीज इकट्ठी करने से अगर तुम्हारा पेट भर जा रहा हो, तब तो ठीक है। अब तुमने हज़ारों रेसिपीज इकट्ठी कर ली, घर में बनाई एक भी नहीं, स्वाद एक का भी नहीं लिया, तो सारा कलेक्शन बेकार है। इससे अच्छा वो व्यक्ति है जिसको कोई रेसिपी नहीं पता है, लेकिन कम से कम कुछ बनाना आता है, काम तो पड़ती है उसके बाद। हमारा ज्ञान ऐसा ही होता है कि वक्त पर कभी काम नहीं पड़ता। हमारा ज्ञान हमेशा दूसरों के काम पड़ता, हमारे काम नहीं पड़ता। बचपन में मैंने अपने आसपास ये घटना देखी तो मैं बड़ा थ्रिल्ड हुआ, बड़ा उत्साहित। मुझे लगा कि बड़े अच्छे वातावरण में मैं पैदा हुआ हूँ, कितने ज्ञानी लोग हैं। अक्सर लोगों को बड़ी ऊंची ऊंची बातें दूसरों को बताते समझाते, लेकिन एक दिन मेरा ये जो इल्यूजन था वो टूट गया, डिसइल्यूजन्ड हुआ मैं। एक दिन कोई दुर्घटना हुई थी, तो एक सज्जन दूसरे व्यक्ति को इतनी अच्छी बातें बता रहे थे, मैं बहुत प्रभावित हुआ।
1 महीने या 2 महीने के बाद उनके यहाँ भी उसी तरह की दुर्घटना हुई, तो मैंने देखा वो पहले वाले सज्जन उनको बता रहे हैं वही वही बातें उतने ही जोश से। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये बात को ठीक नहीं जान पड़ती। अगर इसको ये बात पहले पता थी तो अपने काम क्यों नहीं आई? अगर वो सारी बातें उसके अंदर उतर गई थी तो अपने ही काम आ जानी चाहिए थी। तो हमारा ज्ञान दूसरों को समझाने के काम आता है, स्वयं को समझने के काम नहीं आता। समझ वही है जो तुम्हें समझने में उपयोगी हो, न कि समझदार दिखो। समझदार ना भी दिखो लेकिन समझ हो अंदर, वही रूपांतरण लाती है। इसके लिए तुम्हें ऑनेस्टी चाहिए। मैं नहीं जानता, शब्दों में होगी, विचारों में होगी बात, लेकिन मैं नहीं जानता। तो अपने को कभी झकझोर कर, हिलाकर पूछें कि क्या मैं सचमुच में समझा हूँ? तब जो उत्तर आएगा वो तुम्हारे काम का होगा, और तब तुम्हें दिखाई देगा कि समझ रूपांतरित करती है। लेकिन उसको गहरे उतारना है, गहरे तलों पर ले जाना है।